All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we we started and understood the concept, the theory introduced by Maslow, Abraham Maslow, the hierarchy of human needs. हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में अब्राहम मैस्लो की hierarchy of human needs को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया. वो एक पूरी एग्जाम्पल हमने एक बच्चे की ली थी जो स्लम्प में पैदा हुआ और फिर वो किस तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव किया, द स्टेजेस ऑफ डिफरेंट नीड्स एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स हमने पूरी लाइफ थ्रू आउट पढ़ा. और फिर हमने अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का क्रिटिसिज्म भी पढ़ा कि सर जिन्होंने क्रिटिसाइज किया तो किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया, क्या क्रिटिसिज्म था. और ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया, बिल्कुल लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट पे, लास्ट फेज पे हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एफ टेलर की थ्योरी जो कि सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है एंड दैट इज मनी. टेलर ने कहा मनी इज द ओनली मोटिवेटर और अब्राहम मैस्लो ने उसके ऑपोजिट बात की और कहा मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर एंड देयर आर डिफरेंट sets of needs at different sets of time. तो हमने लास्ट पार्ट में ये डिस्कस किया, लास्ट क्लास के लास्ट फेज में, कि इधर कौन सी थ्योरी रेलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी सही है. तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था फॉर डिफरेंट वर्कर्स, फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, both theories are relevant. Both theories are relevant, but they will work on different set of employees. F.W. टेलर क्योंकि वो लेबर सोसाइटी को बिलोंग करते थे, उनका जो फोकस था वो लेबर क्लास के ऊपर था. इसके कंट्रास्ट अब्राहम मैस्लो, उनका फोकस व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर था, प्रिसाइजली बैंकर्स. बैंकर्स से रिलेटेड उन्होंने बात की थी. तो वो लेबर क्लास से ऊपर की क्लास आ जाती है हमारे पास. तो दैट मीन्स organization has to make use of both the theories for different class of employees. अब हम चलते हैं हमारी आज की पहली थ्योरी और इस चैप्टर की तीसरी और आखिरी थ्योरी, विच इज हर्जबर्ग्स एंड टू फैक्टर्स थ्योरी. हर्जबर्ग्स एंड टू फैक्टर्स थ्योरी. ये थ्योरीज में आपके सिलेबस की आखिरी थ्योरी है. नोट कीजिएगा, आपके सामने एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं जिसमें पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, हमारे पास टोटल 3 थ्योरीज हैं. F.W. टेलर की, अब्राहम मैस्लो की और हर्जबर्ग्स की. और सर हर्जबर्ग्स की थ्योरी का नाम है टू फैक्टर्स थ्योरी. तो हर्जबर्ग्स ने, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा कि व्हाट हु वाज हर्जबर्ग्स, व्हाट डिड ही रिसर्च एंड व्हाट ही कंक्लूडेड. इनकी थ्योरी में क्या था, हर्जबर्ग्स की थ्योरी में क्या था. हर्जबर्ग्स, नोट कीजिएगा, हर्जबर्ग researched mainly on accountants, engineers and doctors. अब आप देखें हर्जबर्ग ने जो अपनी रिसर्च कंडक्ट की मोटिवेशन पे, तो उन्होंने रिसर्च में अपने जो सैंपल्स थे जिनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की, हम उन्हें सैंपल्स कहते हैं, वो लोग जो रिसर्च का पार्ट होते हैं उन्हें सैंपल कहा जाता है. तो जो रिसर्च हर्जबर्ग ने कंडक्ट की, तो सैंपल्स वर
accountant, engineers, and doctors. Once again, very much similar to the class on which Abraham Maslow worked. जिस क्लास पे, जिस वर्किंग क्लास पे अब्राहम मैस्लो ने काम किया था, ऑलमोस्ट वही क्लास है। बस फर्क क्या है, अब्राहम मैस्लो ने बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकर्स के ऊपर जब रिसर्च किया, तो सर आपको पता है, मुझे भी पता है कि बैंक्स में अलग अलग ग्रेड्स, रैंक्स मौजूद हैं। बैंक में हर एम्प्लॉय बराबर नहीं है। बैंक में हर एम्प्लॉय बराबर नहीं है। कोई बिल्कुल क्लैरिकल लेवल का स्टाफ होगा, क्लैरिकल, बिल्कुल क्लैरिकल लेवल का स्टाफ होगा सर। कोई क्लैरिकल से सीनियर लेवल का स्टाफ होगा। कोई जो है वो जूनियर वर्कर्स होंगे, हेड सीनियर वर्कर्स होंगे, फिर बैंक सुपरवाइजर होगा, फिर मैनेजर, बैंक मैनेजर होगा जिसे ब्रांच मैनेजर कहते हैं। फिर ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो है वो सीनियर मैनेजर्स होंगे, फिर टॉप मैनेजर्स होंगे, फिर डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी तो हमने रीजनल मैनेजर और उनको कंट्री हेड को और प्रोविंशियल हेड को, रीजनल हेड्स को काउंट ही नहीं किया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, टिपिक थे तो वो सारे बैंकर्स जिन पे अब्राहम मैस्लो ने अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी, बेस की थी। बट उस बैंकर्स में भी डिफरेंट क्लास मौजूद थी। हर्सबर्ग्स ने एक स्टडी क्लास के ऊपर अपनी रिसर्च बेस की, और ये थे सारे अकाउंटेंट्स, वेरी गुड अकाउंटेंट्स, टॉप नॉच अकाउंटेंट्स। देन इंजीनियर्स, टॉप नॉच इंजीनियर्स, अच्छे इंजीनियर जो जो जिनका काफी वर्क एक्सपीरियंस मौजूद था। डॉक्टर्स, दे वर वेरी प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड विद वेरी एक्सपीरियंस, विद वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। तो हर्सबर्ग ने अपनी रिसर्च मेनली अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के ऊपर बेस की। एंड वाइल रिसर्च ही अंडरस्टूड, मैं यहां पे लिखता हूं, वाइल रिसर्च ही understood that there are two main sets of factors. अब आप प्लीज गौर से देखें, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। आमना, आई बिलीव दैट आपने ये हर्सबर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी पहले पढ़ी हुई होगी यकीनन। मरियम, आपने आपने और शायान ने मुझे लास्ट टाइम बता दिया था कि सर वी आरंट अवेयर ऑफ दीज थियोरीज, इज दिस राइट? ऐसे ही है ना मरियम एंड शायान? आपने बता दिया था कि यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थियोरीज बिफोर, और आप बिल्कुल मेरे साथ पहली दफा पढ़ रहे हैं। बट आमना, यू आर वेरी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, जिस तरीके से आपने मुझे लास्ट क्लास पे जवाब दिए थे। आई नो यू वर वेरी वेल अवेयर, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। अब मैं आपको आज जिस एंगल से पढ़ाऊंगा और जो थ्योरी का पर्सपेक्टिव होगा, आप कहेंगी सर ये मुझे नहीं पता था, ये गारंटीड मुझे ये चीज नहीं पता थी कि हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी एग्जैक्टली ये बात करती है। तो अब आप देखें, वर्डिंग पे फोकस कीजिएगा। ही अंडरस्टूड दैट देयर आर टू मेन सेट्स ऑफ फैक्टर्स। सेट्स हैं, पहली बात है सेट्स, टू सेट्स हैं, टू मेन सेट्स, दो मेन सेट्स हैं। किस चीज के? बहुत सारे फैक्टर्स के, बहुत सारे फैक्टर्स के दो मेन सेट्स हैं। अब सर ये क्या करते हैं? व्हाट आर दीज सेट्स ऑफ फैक्टर्स डूइंग? क्या किया हर्सबर्ग ने? उन्होंने अंडरस्टूड किया कि दो मेन सेट्स ऑफ वर्कर्स हैं which affects motivation at work। ये देखिए, ये देखिए, हर्सबर्ग ने अंडरस्टैंड किए रिसर्च करने के बाद, अपनी रिसर्च अकाउंटेंट्स पे बेस की, इंजीनियर्स पे बेस की, डॉक्टर्स पे बेस की, अच्छे टॉप नॉच लेवल के प्रोफेशनल्स पे अपना रिसर्च बेस किया, और अंडरस्टैंड किया कि भैया दो मेन सेट्स हैं।
दो मेन सेट्स हैं जिनमें हर एक सेट में चंद फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेट का नाम इन्होंने रखा मोटिवेटर्स। पहले सेट का नाम इन्होंने रखा मोटिवेटर। मोटिवेटर इज द सेट। इसके अंदर फैक्टर्स आएंगे, अभी अभी इसके अंदर फैक्टर्स आएंगे। और दूसरे सेट का नाम इन्होंने रखा हाइजीन। दूसरे सेट का नाम इन्होंने रखा हाइजीन। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वक्त कि सर ये मोटिवेटर्स क्या हैं और ये हाइजीन क्या है। मोटिवेटर्स कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स भी पढ़ेंगे और क्या होता है उनसे वो भी पढ़ेंगे। और सर ये हाइजीन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं और इनसे क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हर्जबर्ग ने अपनी रिसर्च कंप्लीट की तो उन्होंने कंक्लूड किया कि अच्छा, कुछ अकाउंटेंट्स ने इन फैक्टर्स के बारे में बात की, कुछ इंजीनियर्स ने इन फैक्टर्स के बारे में बात की, कुछ डॉक्टर्स ने इन फैक्टर्स के बारे में बात की कि यार ये फैक्टर्स जब तक हमारी जॉब पे नहीं थे हम डीमोटिवेटेड थे, और जैसे ही ये फैक्टर्स हमारी जॉब पर अवेलेबल हुए हमें, या हमारी जॉब में ऐड ऑन होते चले गए ये फैक्टर्स, हमारी वर्क में हमें नजर आना शुरू हुए, हमें इनकी एक्सेस मिली इन फैक्टर्स की, तो हमारी मोटिवेशन बढ़ गई। हर्जबर्ग ने ये देखा कि यार ऑलमोस्ट सबका एक ही ओपिनियन है, ऑलमोस्ट सब यही बात कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोफेशनल्स, they are not working class, they are not laborers, they are not labor class, they are white collars, in a white collars, blue collars, इज्जतदार प्रोफेशंस कहा जाता है, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हाईली स्किल्ड वंस का रिसर्च किया है हर्जबर्ग ने, हाईली स्किल्ड वंस। तो हर्जबर्ग कंक्लूडेड कि यार अच्छा, तो तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक ये फैक्टर्स हमारे वर्क पे हमें अवेलेबल नहीं थे, जब हम इनके पीछे भाग रहे होते थे और ये अवेलेबल नहीं थे हमें, तो डीमोटिवेशन फील होती थी, प्रॉब्लम थी काम में हमें। और जैसे जैसे हमें इनका एक्सेस मिलना शुरू हुआ और ये हमें अवेलेबल हुए, या हम इन्हें रीच करने लग गए, हम इन्हें पिक करने लग गए, हम इन्हें अचीव करने लग गए, तो हमारी मोटिवेशन बढ़ गई काम करने की। अब हमें काम में मजा आता है। तो हर्जबर्ग ने उन तमाम फैक्टर्स को नाम दिया मोटिवेटर्स। हर्जबर्ग ने उन तमाम फैक्टर्स को नाम दिया मोटिवेटर्स। आपके सामने लिखने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा, मोटिवेटर्स। These are those 5 factors whom absence will create demotivation and availability will result in motivation। ये देखिए, हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई किए 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स, और इन्हें नाम दिया मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स। और कंक्लूड किया कि अगर ये 5 फैक्टर्स आपकी जॉब पर अवेलेबल नहीं है, आपके वर्क प्लेस पर आपको अवेलेबल नहीं है, इफ दे आर एब्सेंट,
from any workplace, then it will create demotivation. इनके ना होने से डीमोटिवेशन होगी, इनके ना होने से डीमोटिवेशन होगी। और बोला कि इफ दे आर अवेलेबल एट योर वर्क प्लेस, इफ यू कैन आउटरीच दैम, if you can avail them, if you can achieve them, and if they are present at your workplace, तो इनके होने से वर्कर्स को मोटिवेशन होगी। ये 5 फैक्टर्स हैं, इनके होने से मोटिवेशन होगी, ना होने से डीमोटिवेशन होगी। अब हर्बर्स ने आइडेंटिफाई किए ना 5 फैक्टर्स, तो सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये कौन से 5 फैक्टर्स हैं? तो गौर से देखिएगा, द 5 फैक्टर्स। नंबर 1, देखते जाइएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। देखो, आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप स्टूडेंट लाइफ पर हैं, अभी आपने प्रोफेशनल लाइफ को देखा नहीं है। आपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल चैलेंजेस, प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स, प्रोफेशनल आउटकम, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन को आप लोगों ने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यू गाइस हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट येट ना। तो जब मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट से ये सवाल पूछता हूं कि यार अगर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाली जाए तो कैसा लगेगा, तो कुछ मन चले बच्चे, मन चले बच्चे, मासूम बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, राइट? हाँ, बच्चे मन के सच्चे, मासूम मासूम, प्यारे प्यारे। खैर, जेनजी मासूम नहीं है। ओके, ओके। तो कुछ मनचले बच्चे क्लास में है ना, मुझे ये ओपिनियन देते हैं, ये फीडबैक देते हैं, सर बड़ा अच्छी बात है, अरे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए, क्या बात है सर, ये तो अच्छी लाइफ है बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आप अभी स्टूडेंट लाइफ पर हो। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था प्रोफेशनली। अनफॉर्चुनेटली ये सवाल प्रोफेशनल लोगों से करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी स्टूडेंट लाइफ पे, एज इन स्टूडेंट लाइफ ऑन द सीट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन, आप स्टूडेंट सीट्स पे बैठते हैं इंस्टीट्यूशन में, वहां पर तो ये बात फैक्ट है कि आप यही बोलोगे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हमारी मोटिवेशन हाई है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस डज नॉट हैपन एट कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लेवल। तो मतलब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बंदा काम पे जा रहा है, एक बंदा काम पे जा रहा है, तो काम पे जाने का मतलब है नाउ दैट पर्सन हैज समथिंग टू प्रूव, दैट पर्सन इज गोइंग फॉर समथिंग टू प्रूव। और मैं और आप अपने अपने कामों में, अपनी अपनी फील्ड में यकीनन कुछ प्रूफ करना चाहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ प्रूफ करना चाहेंगे। क्या हम कर सकते हैं, हमें ये आता है, हम बहुत अच्छा करते हैं, हमें ये काम सबसे अच्छा आता है, हम ये काम सबसे अच्छा कर सकते हैं। हम, इट्स अ रेस, इवेंचुअली इट्स अ रेस। अनफॉर्चुनेटली हम यही बोलेंगे, हम सबसे अच्छा, सबसे आगे काम करके दिखाएंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सोचे जरा, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और आपको वहां पे कोई काम नहीं दिया जा रहा। बजाहिर सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, बजाहिर सुनने में दिस अपियर्स टू बी वेरी गुड, लेकिन मैं आपको बता दूं, बीइंग एट प्रोफेशनल लेवल, सर ये बहुत हार्श फीलिंग है। इट्स सच अ कोल्ड फीलिंग, part of being part of an organization and given no responsibility। पता है एक टाइम आएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा, आप अपने आप से सवाल पूछोगे, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? एम आई नॉट केपेबल इनफ? इज ऑर्गेनाइजेशन नॉट ट्रस्टिंग मी? क्या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट इश्यूज हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट फैक्टर्स हैं? क्या मैं इतना काबिल नहीं हूं? क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करे, ऑर्गेनाइजेशन मुझे कुछ काम दे? बिलीव मी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बॉलीवुड मूवी की, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, आई आई यूज टू सी वो टू वॉच मूवीज अलॉट स्टिल। अब टाइम का फैक्टर है, अब इतना टाइम कंस्ट्रेंट है कि सुकून से बैठ के पूरी मूवी वॉच करने का बहुत मुश्किल ही मौका मिलता है। लेकिन बैक इन द डेज आई यूज टू वॉच मूवीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड, तमिल, हर किस्म की मूवीज मैं बहुत शौक से देखता था। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था, मैं आज भी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज नहीं देखता, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज नहीं देख रहा होता, बल्कि अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं, कोई टाइम स्पेंड कर रहा हूं किसी चीज पे, चाहे वो मूवी ही क्यों ना हो, कोई वेब सीरीज क्यों ना हो, उसमें से मैं कुछ लेसन्स ढूंढने की कोशिश करता हूं कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट तो है, कोई मैसेज है, मैसेज इन द मूवी, कोई डायलॉग ऐसा कि जिसकी एग्जिस्टेंस आज रियलिटी में क्लिक हो सके। यार क्या बात कर दी यार, क्या बात कर दी, हाँ यार ये तो रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। फिर उसे अपनी लाइफ में इन्फोर्स करता हूं, अपने लेक्चर्स का पार्ट बनाता हूं कि देखो भाई ये बात कितनी जबरदस्त की है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बॉलीवुड मूवी की एग्जाम्पल आपको देता हूं, क्या लाजवाब एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। आपको एग्जाम्पल देता हूं, सैफ अली खान की बहुत पुरानी मूवी है, आप आई गेस एटलीस्ट 20 इयर्स बैक, कम से कम 20 से 22 साल पुरानी ये मूवी है सैफ अली खान की। उसमें स्टोरी लाइन क्या है, कट इट वेरी शॉर्ट, कि वो वही वाली थीम है कि दो कॉलेज गर्ल और बॉय होते हैं, और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और सैफ अली खान जो है वो स्ट्रगलिंग में होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, कोई फैमिली स्टेटस नहीं होता। लड़की जो है वो बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी होती है। तो बाप जो है वो इवेंचुअली वही डिमांड करता है कि जॉब करो कम से कम, और कुछ प्रूव करके दिखाओ मुझे। हाँ एवर सैफ अली खान फेल हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इवेंचुअली वो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के जब शादी कर लेते हैं तो वो फिर सैफ अली खान और बेटी आ जाते हैं अब्बा के सामने और कहते हैं हमें माफ कर दें, हमने ये और वो। तो बेटी की खातिर वो बेटी कहती है कि आप कम से कम, आपकी तो अपनी कंपनी है, आप ही इसे जॉब दे दें, एक सैलरी हो जाएगी और इस तरीके का हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो नेक्स्ट डे जो है ना उसका फादर अनाउंस करता है सैफ अली बेटी के सामने के ना, सैफ अली खान को मैं कंपनी का एमडी बना रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जस्ट इमेजिन, दिखाया है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एमडी, अच्छा सैफ अली खान को ये दिखाया है कि ही हैज कंप्लीटेड हिज मास्टर्स फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, वहीं से उसकी बेटी ने भी मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो दैट मीन्स वो स्किल्ड है, वो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो बिजनेस मैनेजमेंट उसने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ था। तो उसे बना दिया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, बाकायदा केबिन दिया जाता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसी सैफ अली खान नेक्स्ट डे वॉक इन करता है फैक्ट्री में, ऑफिस, इंडस्ट्री में, तो तमाम लोगों को हिला था, इसको इधर लाओ, फाइल दिखाओ मुझे, इधर बताओ उसकी मेहता एंड मेहता की फाइल का क्या हुआ, और ये वो एकदम से फादर इन लॉ आते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं दी है। अपने अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है साहब को इनका रूम दिखाओ, केबिन दिखाओ। अब मेन बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और तकरीबन एक लंबी ड्राइव दिखाई है, लॉन्ग ड्राइव, फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर ही एक लॉन्ग ड्राइव दिखाई है प्रेमिसेस में। और फिर दूसरी बिल्डिंग, कहीं दूर दूसरी बिल्डिंग है, वहां कोई भी नहीं है। का साहब सेकंड फ्लोर पे आपका पूरा केबिन रेडी हुआ हुआ है। वो ऊपर जाता है, देखता है एक बड़ा सा हॉल, और हॉल पूरा डेकोरेटेड है, फर्निश्ड है, वहां पे गेमिंग कंसोल वंसोल लगे हुए हैं।
जैसे ही वहां पहुंचता है तो कॉल आती है, कॉल उठाता है तो फादर इन लॉ होते हैं, कहते तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो लेकिन कंपनी से दूर रहना, तुम्हें हर महीने चेक मिल जाएगा ताकि तुम खुश रहो, मेरी बेटी को खुश रखो, ये जो नीचे गाड़ी है ये भी तुम्हारी है, इसमें हर महीने कंपनी की तरफ से पेट्रोल भी डल जाएगा, अपनी अय्याशियां करो, इंजॉय करो, मेरी कंपनी में दखल अंदाजी नहीं करना। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। देखो, बैक इन दोस डेज, आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले जब मैंने ये मूवी देखी तो शायद उस वक्त ये मैसेज क्लियर नहीं हुआ कि अगले मोमेंट पे कुछ टाइम बाद दिखाया मूवी में कि सैफ अली खान वाज वेरी डिसहार्ट और उसने बोला मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, मैं कंपनी से जा रहा हूं। सो व्हेन हिज फादर इन लॉ आस्क्ड कि क्या हुआ भाई, तो उसने कहा पापा, राइट, उसने कहा पापा, इस कंपनी में चपड़ासी से लेकर सीईओ तक सबको पता है कि उसका काम क्या है सिवाय मेरे। नहीं चाहिए मुझे जॉब, नहीं चाहिए मुझे ये रिकग्निशन, मुझे चाहिए काम। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखो, वो चीज जब मैं आज पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं कभी भी पढ़ा रहा होता हूँ, जैसी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता हूँ ना, वो मूवी का सीन एकदम से क्लिक करता है कि मैं कहता हूँ ओके, आई गॉट इट। बंदा पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, उसने उसको तो टेक्निकली काम के बाद बंदा पैसा कमाता है, काम से पैसा कमाता है और पैसे से अय्याशी करता है, उसे डायरेक्ट अय्याशी मिल रही है, उसे डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। लेकिन नहीं भाई, प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमें। हम प्रूफ तो करके दिखाएं अपने आप को। डायरेक्ट पैसा दे दो कि मजा नहीं आएगा। पैसा कमा कर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप नोट करना, आप अचीवमेंट्स करोगे। अचीवमेंट्स तो तब होंगी ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब हर्सबर्ग ने अपनी रिसर्च में अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के जवाब से ये आइडेंटिफाई किया कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो इनकी मोटिवेशन बढ़ी, इन्हें मुश्किल टास्क दिए गए अपने आप को प्रूव करने के लिए, इनके ऊपर जब जिम्मेदारियां आई काम पे तो इनकी मोटिवेशन बढ़ी, और जब इन्होंने वो काम अच्छे से परफॉर्म करके अचीवमेंट्स अक्वायर की तो सर इनकी मोटिवेशन और बढ़ गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो अचीवमेंट होगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप अचीव क्या करोगे। अच्छा, फिर हर्सबर्ग ने एक और आइडेंटिफाई किया कि यस, अचीवमेंट्स रिजल्ट इन मोटिवेशन, नॉट नॉन अचीवमेंट्स रिजल्ट्स इन ऑब्वियसली डीमोटिवेशन। लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट, कि आपने वर्कर ने कुछ अचीव किया है, देखो वो तो अपने अंदर मुतमईन है, वो तो सेटिस्फाइड है इंटरनली कि हाँ अचीवमेंट है, ये अचीव किया है यार, शुक्र है, आई अचीव दिस थिंग, ये कर लिया, हमें काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आन अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव किया गया। लेकिन हर्सबर्ग ने कहा every employee, every worker, irrespective of the class, of the rank, of the grade, irrespective of the class, कहां पे वर्कर एग्जिस्ट करता है, अचीवमेंट का recognition चाहिए, a pat on the back definitely needed। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, 2000 2015 तक, 2015 तक मैं हर्सबर्ग की थ्योरी जब पढ़ा रहा होता था, 2009 से पढ़ा रहा हूं, 2015 तक पढ़ाता था। अच्छा, मैं पर्सनली इस चीज को है ना इग्नोर करता था, रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट को। मैं कहता था यार हर्सबर्ग ने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें कर दी हैं, रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट हर किसी को जरूरत नहीं है यार, नॉट एवरीवन। क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, मैं ये सोचता था कि नहीं यार मुझे थपकियां नहीं चाहिए, मैं ये सोचता था 2015 तक कि आई डोंट नीड एनीवन टू प्रेज मी फॉर माय जॉब एंड फॉर माय वर्क,
मैं, मेरी अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरा की मोटिवेटिंग ड्राइविंग फोर्स है। आई डोंट नीड समवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड टू टेल मी यस अमर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू हैव अचीव समथिंग। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं ये सोचता था, हर साल पढ़ाता था, मेहनत ऐसी होती थी। आज भी, और मैं अगर अपने पास 16 years को देखूं, तो आई हैव बीन अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग गाय इन माय प्रोफेशन, कंसिस्टेंट। मैं आज भी चीजों को लेके बैठा हुआ होता हूं इंप्रूव करने के लिए कि यार इसमें और क्या लेकर आऊं, इसमें चलो और कुछ ऐड ऑन करें, कुछ और इसको इंप्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये काम पिछले 16 साल से कर ही रहा हूं मुस्तकिल, रुका हुआ नहीं हूं। पहले भी नहीं, आज भी नहीं। पहले डिफरेंट मोड्स थे, आज डिफरेंट मोड्स हैं, लेकिन परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी है। तो पहले आई यूज टू थिंक कि यार मेहनत की, जबरदस्त पढ़ा रहा हूं, मेरी सेटिस्फेक्शन है, स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, मेरी सेटिस्फेक्शन है, अच्छा रिजल्ट आया, मेरी सेटिस्फेक्शन है। आई डोंट नीड समवन टू recognize माय अचीवमेंट्स until there was a batch of 2015 तक। आठ आठ बॉयज थे वो एक ग्रुप में मेरे पास, एएस एकेडमिया पे पढ़ते थे। तो मतलब बहुत ही बुरे एकेडमिक पोजीशन में मौजूद थे वो स्कूल में, और वो फिर मेरे पास आए पढ़ने के लिए। वो पढ़ते ही नहीं थे, मतलब बहुत मुश्किल था उन्हें पढ़ाना। इट वाज वन हेल ऑफ ग्रुप, मतलब आज भी वो याद है वो, मतलब बहुत मुश्किल था उन्हें पढ़ाना। मतलब उनका ग्रुप अलग कर दिया मैंने कहा भाई तुम आर्ट अलग पढ़ो और किसी को तंग नहीं करो। मुझे इतना तंग करते थे, बहुत मुश्किल था। समहाउ हमारी एक अच्छी केमिस्ट्री बन गई, जबरदस्त। एंड फरवरी से ऑनवर्ड्स उन्होंने एक ट्रैक पकड़ा, अच्छा पढ़ना शुरू किया, मेहनत थोड़ी सी एफर्ट देना शुरू की। मुझे एज अ मेंटोर और एज अ एल्डर ब्रदर बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी। बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आया उन सब में। और बिलीव मी, जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन मुझे पता चला कि व्हाट इट मीन्स टू हैव recognition for achievement, someone recognizing for achievement। प्रोबेबली सुबह के तकरीबन सुबह नहीं बोलेंगे, मिड मिड डे बोलूंगा, 12 सवा 12 बज रहे होंगे। आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। मेरा घर सेकंड फ्लोर पे, और एएस एकेडमिया ग्राउंड फ्लोर पे होती थी। तो मैं सेकंड फ्लोर पे अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था अपने रूम में, और मेरा रूम कॉर्नर स्ट्रीट फेसिंग था, तो गली मुझे पूरी नजर आती थी। तो उसको 12:15 बज रहे होंगे, और गली में ना ढोल वाले, ढोल लेके, ढोल बज रहा है गली में, ढोल वाले बजा रहे हैं ढोल ना। हाँ, आई वाज लाइक, है क्या, कौन है, क्या है ये, कौन इस वक्त शादी, दोपहर के 12:15 बजे कौन शादी कर रहा होता है। जैसी ही मैंने अपनी बालकनी में जाके देखा, तो आई सॉ वो ऑटो जो है वो यूनिफॉर्म में ढोल वाले लेकर आए हुए हैं, और हार फूल वूल लेकर आए हुए हैं, और नाच रहे हैं। दे वर सो एक्साइटिंग एंड एंजॉइंग। तो अब पूरी गली जमा हो गई, पूरा गली वाली सब देख रहे हैं कौन है, क्या कर रहे हैं दोपहर के 12:15 बजे, ये क्या कर रहा है कोई। कह रहे नीचे आए, नीचे आए। अब मैंने कहा जाओ भाई, क्या हो गया, जाओ यहाँ से। कह रहे नहीं नहीं सर, नीचे आए, नीचे आए। बादल, मैं नीचे पहुंचा। द मोमेंट जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे, तो दे स्टार्टेड हगिंग मी, और मुझे कंधे पे उठा लिया, और कहा सर ये आप ये रिजल्ट आपका ऐसा नहीं, ये आपकी वजह से है, हम तो स्कूल से निकाल दिए जाते, ऐसा बुरा हाल हो गया था ये वो। सर चले चले, हमने पूरी, हमारा पूरा डे आउट प्लान किया हुआ है, और हम घूमने जाएंगे, और सर आप हमारे बड़े भाई और होस्ट और मेंटोर जो भी हैं, आप गेस्ट हैं हमारे, आप चलें। और दे स्पेंड दैट डे विद मी, recognizing the hard work which I put, and believe me honestly, I was every now and then witnessing, uh, my eyes were wet। मुझे हर थोड़ी देर बाद ये फील आई कि यार
मैं कुछ वाकई कुछ अचीव किया यार, वाकई इनको देख के कुछ लग रहा है। दैट डे आई रियलाइज कि नहीं यार, एवरी वन नीड्स अ पैट ऑन द बैक, एवरी वन, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या है अपनी लाइफ में। पर सीईओ क्यों ना हो, even the CEO needs a pat on the back. Yes, you did a good job, sir. You did a great job. That brings the satisfaction. That creates more satisfaction. कोई नहीं होगा ना थपकी देने वाला, तो एक टाइम आएगा कि शायद फील हो गया यार कोई रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा मेरी अचीवमेंट्स को। ये दिस इज वेरी ट्रू। सिंस देन आई स्टार्ट नोटिसिंग कि हाँ यार, मैंने देखो एफर्ट किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं है। हालांकि मैं इंटरनली सेटिस्फाइड हूं अपने एफर्ट से, लेकिन वो एक छोटा सा पॉइंट आ गया डीमोटिवेशन का, डिससेटिस्फैक्शन का। क्या देखो, रिकग्नाइज ही नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हर्सबर्ग ने कहा अगर काम पर रिकग्निशन है अचीवमेंट की, तभी तो आप कभी आपने नोट किया ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट्स में, ये आपको यकीनन पता होगा। इस बात में आप मुझे बताएं कि आप लोगों को इस बात का पता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, होता ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशंस में? होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। बाकायदा मेन वॉल पे, ऑर्गेनाइजेशन की मेन वॉल पे, सेंटर वॉल पे, वॉक थ्रू कॉरिडोर्स में, बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉल डेडिकेट की जाती है हाई अचीवर्स की, एम्प्लॉयज की। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा वो क्यों किया जाता है, कि ताकि टू कीप रिकग्नाइजिंग एम्प्लॉयज। बस इतनी सी कि एम्प्लॉय की एक तस्वीर आपने लगा दी और मेन वॉल पे, और लिख दिया हाई अचीवर, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, उसकी मोटिवेशन ही एक अलग लेवल पे चली आएगी सर। और हर बंदा उस जगह पे तस्वीर लगवाने के लिए विश कर रहा होगा। रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली। फिर नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, यस, यस। इस पे हर्सबर्ग्स ने अ सेट ऑफ इंजीनियर्स की एग्जांपल कोट की हुई है। अ सेट ऑफ इंजीनियर्स, इन्होंने हर्सबर्ग्स को ये फीडबैक दिया कि दे वर्क फॉर क्वाइट अ while in their organization, and they were very much part of that organization for quite a while, but the organization was not giving them promotions despite achieving significant tasks and completing significant projects successfully. Some managers, few managers complained the fact कि उनके लिए एडवांसमेंट और प्रमोशंस के डोर्स बंद थे, तो दे यूज टू हेट देयर प्रोफेशन, दे स्टार्ट हिटिंग देयर प्रोफेशन। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आपके दरवाजे बंद कर दिए जाएं कि भाई आप इसी पोस्ट पे बैठे रहोगे और अब आपकी प्रमोशन के चांसेस नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेल, यू कैन नॉट एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल, यही बैठे रहो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, वन ऑफ द इंजीनियर एडेड ऑन, Herzberg added on that one of the engineer even reported that his salary was growing at a very good rate at the same post. The salary, his salary was increasing at a very good pace. The benefits were increasing significantly, but organization was not promoting the engineer. तो उस इंजीनियर ने बाकायदा ये कोट किया कि आई स्टार्टेड हिटिंग माय जॉब डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द सैलरी। तो अब देखो, वो एफडब्ल्यू टेलर वाली बात यहां पे थोड़ी सी काउंटर हो जाती है कि हर बंदा पैसे से मोटिवेट नहीं हो रहा। तो एडवांसमेंट, अगर आपकी जॉब पर एडवांसमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, if your organization is allowing you to have promotion, तो then definitely वर्कर की मोटिवेशन होगी, वो अपना एडवांसमेंट चाहेगा, वो चाहेगा कि उसके प्रमोशन हो। इफ द वर्कर इज नॉट अलाउड एडवांसमेंट एंड नॉट ऑफर्ड एडवांसमेंट, और प्रमोशंस के डोर ओपन नहीं है, तो फिर एक टाइम आएगा कि वो वर्कर फील करेगा कि यार बस अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कोई पार्ट नहीं है, और फिर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता हूँ। वो अपने काम को नहीं पसंद करेगा, उसे काम पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सर एडवांसमेंट की डोर अवेलेबल नहीं है उसके लिए। और आखिरी फैक्टर, ये बड़ा काम का फैक्टर है, इसकी आमिर खान ने
थ्री इडियट्स में बात की है, मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन एंड देन सी द सक्सेस रनिंग आफ्टर यू। अपने अपनी हॉबी को, अपने शौक को अपना काम बना लो, फिर देखो क्या होता है। अरे आप नोट करें ना, आप देखें, मैंने आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन में मैंने अपने बारे में बताया था कि आई एम अ टीचर बाय पैशन। आई एम अ टीचर बाय पैशन। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। हालांकि अंडरस्टैंड कीजिएगा, हर साल हर साल ये थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, और ओ लेवल्स को भी पढ़ानी पड़ती है, एएस को भी पढ़ानी पड़ती है। ये तीनों थ्योरी एएस में भी मौजूद है, ठीक है ना। और अगर कभी मल्टीपल ग्रुप्स बन गए तो सर इसका मतलब एक ही साल में रिपीटेड एक ही लेवल को दो दो दफा पढ़ाना पड़ रहा होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई नेवर फील बोर और आउटडेटेड गॉन व्हेन आई एम टीचिंग। नेवर, नेवर एवर, कभी भी नहीं, किसी मोमेंट पे भी नहीं, एकदम। और समटाइम्स आई डू फील, मेरा जो हॉलीडे होता है, जिस दिन छुट्टी है मेरी, या जिस दिन मैं पढ़ा नहीं रहा होता, समटाइम्स आई डू फील डाउन। समटाइम्स आई डू फील डाउन कि यार आज कुछ हैपनिंग नहीं हुआ। क्लास होती है, मुझे मजा आता है, हैपनिंग हो रहा होता है, और यू टाइम, क्लास का टाइम ऐसे 5 घंटे निकल जाते हैं स्मूथ थ्रू आउट। 5 आवर्स ऐसे निकल जाते हैं एक ही जगह बैठे बैठे यहीं पे, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए ये 5 घंटे मेरे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, योर वर्क, इफ योर वर्क starts giving you this happiness, satisfaction, तो फिर आपको अपने काम में मजा आता है, फिर आप अपने काम को एंजॉय करते हो, बर्डन नहीं बनाते। मैंने इससे पहले भी एक दफा आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज का ये वर्ड भी यूज किया था, आप, मुझे याद पड़ रहा है, आप लोगों ने कहा था नहीं नहीं सर हमने ये वर्ड नहीं सुना। द फीलिंग ऑफ द फीलिंग द फीलिंग ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वीकेंड टू द वर्किंग डे। वो वीकेंड हो रहा है और वीकेंड से वर्किंग डे में जो ट्रांजिशन है उसे हम मंडे ब्लूज कहते हैं। मुझे नहीं होते मंडे ब्लूज, मुझे नहीं होते मंडे ब्लूज, आई एंजॉय द वर्क। तो हर्सबर्ग ने कहा, अगर किसी वर्कर का काम उसे सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो मोटिवेटर है बहुत बड़ा, और अगर उसका काम उसे बोरिंग लग रहा है, उसे बर्डन लग रहा है, तो सर वही वही वर्क वर्क जो है उसके लिए डीमोटिवेटर बन जाएगा। मुझे बताएं क्या यहां तक बात समझ आई? मुझे बताएं क्या यहां तक हर्सबर्ग की बात समझ आई? यस प्लीज। क्या हर्सबर्ग की बात यहां तक समझ आई? परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। हाइजीन, हर्सबर्ग ने क्या आइडेंटिफाई किया? हाइजीन, दीज आर दोस 5 फैक्टर्स। हर्सबर्ग ने कहा, ये फिर कहा ये भी 5 फैक्टर्स हैं, मोटिवेटर्स भी 5 फैक्टर्स हैं, हाइजीन भी 5 फैक्टर्स हैं, whom absence will create demotivation, but their presence will not create any motivation। अब आप देखें, हर्सबर्ग ने रिसर्च के बाद ये आइडेंटिफाई किया, ये कंक्लूड किया कि हाइजीन वो 5 फैक्टर्स हैं, हाइजीन वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। वर्कर को इससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि ये 5 फैक्टर्स मेरी जॉब पर अवेलेबल हैं। वर्कर्स विल बी फीलिंग न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा वर्कर, कहेगा है तो है, ठीक है, जरूरी है, होना भी है, इसके होने से मुझे कोई
सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई, ये तो मैंडेटरी है। कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको सोच के नाचूं और गाऊं और बोलूं हाँ भाई क्या बात है, मेरी जॉब पे तो ये अवेलेबल है। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेबल है और ये होने चाहिए। इनके होने से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो डीमोटिवेशन होगी, डीमोटिवेशन होगी। ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स। वंस अगेन इन्हें बेसिक एनिमल फैक्टर्स भी कहते हैं, बेसिक एनिमल फैक्टर्स। ये वही हैं बेसिक एनिमल फैक्टर्स यार, होने चाहिए, विच इज मैंडेटरी। इसके बगैर लाइफ नहीं, वर्क पे नहीं गुजार सकते टाइम हम। तो सर कौन से फैक्टर्स हैं? हर्सबर्ग ने आइडेंटिफाई किया वर्क पॉलिसीज, कि जहां पर आप काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है हर जगह का अपना नॉर्म है, कल्चर है, तो उनकी पॉलिसीज हैं। तो अगर किसी का आप किसी जगह पे काम करते हो और वहां पे उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ डिसिप्लिन, सेट ऑफ रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, तो सर फिर उनके होने से किसी वर्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम पे इसलिए मुझे मजा आता है कि मेरी काम की जगह पे उन्होंने पॉलिसीज और रूल्स बनाए हुए हैं। अरे भैया ये कैसी बात कर दी। हाँ, वर्कर परेशान तब होगा काम की जगह पे जब उसे कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी। यार परेशानी होगी, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है इनका, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल ही नहीं है, जिसकी जो मर्जी है कर रहा है, जैसे कर रहा है। वहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, वहां डिमोटिवेशन होगी। कोई रूल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। तो हैविंग वर्क पॉलिसीज डज नॉट क्रिएट एनी मोटिवेशन, बट नॉट हैविंग एनी वर्क पॉलिसीज विल रिजल्ट इन डिमोटिवेशन। उसके बाद दूसरी चीज है सुपरविजन। सर सुपरविजन, अगर काम की सुपरविजन हो रही है तो वर्कर को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती उस बात की। अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ने अपने अपने प्रोफेशंस के बारे में ये बात बोली। अकाउंटेंट्स से बताया, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने ये सम अप किया कि अगर हमारे ऊपर सुपरविजन हो रही है तो सुपरविजन होने से हमें कोई पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है। हाँ वो होना जरूरी है, समवन शुड बी देयर टू सुपरवाइज। लेकिन जिन वर्कर्स ने ये बताया कि हमारी सुपरविजन नहीं होती थी तो हम परेशान होते थे। क्या सुपरविजन क्यों नहीं हो रही? कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा हमें, तो हाउ वुड आर प्रोग्रेस वुड बी आइडेंटिफाइड? दिस इज अ कंसर्न। तो सुपरविजन ना होने से डिमोटिवेशन होगी, होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तीसरा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी। तमाम अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ने, मेजॉरिटी ने अपने ओपिनियन में ये बात बोली, अपने रिसर्च में ये बात बोली, कि अपने आंसर्स में ये पॉइंट दिया कि देखो, सैलरी इज द रिवॉर्ड विच इज पेड इन रिटर्न फॉर आवर वर्क। ऑर्गेनाइजेशन फ्री में हमें कुछ नहीं दे रही, तो भैया हम उतना या उससे ज्यादा का काम ऑर्गेनाइजेशन को करके दे रहे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे एक अकाउंटेंट कहता है कि मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है और दूसरा अकाउंटेंट कहता है मेरी सैलरी 30 लाख रुपए है, तो 3 टाइम सैलरी होने की वजह से उसकी 3 टाइम मोटिवेशन होगी, ये गारंटीड नहीं है। वो अकाउंटेंट जो 30 लाख रुपए सैलरी अक्वायर कर रहा है सर, वो काम भी तो उतना उससे ज्यादा का करके दे रहा होगा। उस 10 लाख रुपए वाले अकाउंटेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर होंगी, उस 10 लाख रुपए वाले अकाउंटेंट से मुश्किल प्रोजेक्ट्स उसके पास होंगे। तो तमाम अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया कि सैलरी इज द money that we receive in return of the work we are doing for the organization and nothing else. सैलरी होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती हमें, सैलरी ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगी। सैलरी होना नॉर्मल है, न्यूट्रल है, भाई हम आपको काम करके दे रहे हैं, कोई फ्री में, हाँ फ्री में कर सैलरी दो तो हम बोलेंगे मोटिवेशन है, फ्री में नहीं है। तो सैलरी इज नॉट प्रोवाइडिंग अस एनी मोटिवेशन। इसके बाद उन्होंने चौथा कहा, वर्किंग कंडीशंस।
कि सर जो कंडीशंस है वर्क की, काम की, काम पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, सेफ्टी अवेलेबल होनी चाहिए, हेल्थ का कंसर्न्स, वो हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस अक्वायर करनी चाहिए। तो सर ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है। इससे कोई, इसके होने से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच के काम की जगह पे जाता हूं, देखो यार एसी चल रहा है वहां पे, तो यार मेरी तो ऑफिस में एसी होता है इसलिए मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। सर ये बेसिक एनिमल नीड है। काम की जगह पर टेम्पर एसी नहीं बोलूंगा मैं, एयर कंडीशनिंग नहीं बोलूंगा, टेम्परेचर मेंटेन, गुड क्लीन वेल मेंटेन्ड रेस्ट रूम्स, गुड वेल मेंटेन्ड प्रेयर एरिया, कैफेटेरिया। सर ये बेसिक एनिमल नीड है, ये बेसिक एनिमल नीड है, जरूरी है इंसान के लिए। तो सर ये वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मैंडेटरी है, कोई पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं है, ना होने से डिससेटिस्फेक्शन जरूर होगी। क्या यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं है यार, बस हार्श कंडीशन, जो वेदर की कंडीशन है वही हमारे ऑफिस की कंडीशन है, तो बहुत डिमोटिवेशन होगी, बहुत डिमोटिवेशन होगी। वर्किंग वो अगर लेट सपोज वर्किंग स्पेस पे, वर्किंग फैसिलिटी पे रेस्टरूम्स अच्छे नहीं है, डिमोटिवेशन होगी, डिमोटिवेशन होगी। अब पैसे कितने भी दे रहे हैं आपको, डिमोटिवेशन होगी। काम की जगह पे आप बोलो यार रेस्टरूम अच्छे नहीं है, प्लेयर एरिया नहीं है, कैफेटेरिया नहीं है, दिस इज अ कंसर्न। और आखिरी फैक्टर उसने बोला, रिलेशन विद वर्कर्स, रिलेशन विद फेलोज, बोलो फेलोज, के अच्छा रिलेशन, वही बेसिक एनिमल नीड वाला यार। हम सब एम्प्लॉयज हैं, तो आपस में रिलेशन तो अच्छा ही होना चाहिए ना, तो बाय डिफॉल्ट है। रिलेशन बुरा होगा तो डिमोटिवेशन होगी, रिलेशन अच्छा होगा तो कोई पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो हर्ट्जबर्ग C2 फैक्टर्स थ्योरी में ये है हाइजीन फैक्टर्स। तो सिंपल कंक्लूजन ये है, सिंपल कंक्लूजन ये है, मोटिवेटर्स वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके होने से पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होगी, और उन 5 फैक्टर्स के ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगी। हाइजीन वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके होने से कोई पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फैक्शन जरूर होगी। मुझे बताएं, क्या हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी क्लियर हो गई?